गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अब आगे चैप्टर के अंदर लेखिका कहाँ जाती है और अपने सफर को किस तरह से आगे बढ़ाती है। आगे देखिए। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। तंद्रिल अवस्था वो अवस्था होती है जो सोने जैसी अवस्था होती है, जिसमें इंसान को वो चलता चला जाएगा लेकिन दूसरे इंसान को ही लगेगा कि वो जग रहा है और चल रहा है, लेकिन सही वाकई में ये होता है कि वो इंसान चल तो रहा होता है, आंखें तो खुली हुई होती हैं, लेकिन वो सो रहा होता है। वो अपनी अनुभूति के द्वारा नहीं जगा हुआ होता है, वो नींदों में सी अवस्था होती है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो वही हुआ लेखिका के साथ, जैसा मैंने आपको कल समझाया था ऊपर वाली पंक्ति में, उससे नीचे उन्होंने यही चीज दी है जो मैंने आपको कल बताई थी कि वह मंत्रमुग्ध सी, यानी उन सारे दृश्यों के अंदर जो वो डूबी हुई थी उसी अवस्था में, यानी सोने जैसी अवस्था हो रही थी, वो पूरी डूब चुकी थी उसके अंदर, वो जागी हुई नहीं थी, वो कहाँ था, उसका अस्तित्व उसे पता नहीं थी। वह थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर एक ब्रेक सी लगी। तभी उसके पांव जो थे वो अचानक रुक गए, एक ब्रेक सी लगी पांव पर, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जैसे वह नींदों में चल रही थी, सोने जैसी अवस्था में जब वो आगे चल रही थी तो अचानक उसके पैरों में एक ब्रेक लग गया, उसके पैर रुक गए। वो किस तरह से रुके, किस तरह से उसकी स्थिति थी वो बताया है। वह जिस तरह से रुकी, उसकी जो दशा थी वो ऐसी थी कि जैसे समाधिस्थ भाव में कोई समाधि लगा रहा हो, समाधि के भाव में बैठा हुआ हो और समाधि भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन, यानी अपने में खोया हुआ आत्मलीन नृत्यांगना के, यानी नाचने वाली नर्तिका के, नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई अपने उस नृत्य की समाधि में डूबी हुई है, कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही है और नृत्य करते करते अचानक उसके नूपुर, जो उसने पैरों में जो घुंघरू पहन रखे हैं, जो नुपुर उसने पैरों में डाल रखे हैं, वो नुपुर उसके टूट गए और टूटते ही वह जो नाचने में बिल्कुल मशगूल हो रही थी अचानक से उसे होश आ गया। उसी प्रकार लेखिका की जो तंद्रिल अवस्था थी, वो अवस्था को एकदम से किसी ने उसे हिलाया, एकदम से उसे किसी ने झकझोरा और वह अपनी वापस वही मुद्रा में, वही अवस्था में वो वापस आ गई। तो देखिए फिर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पहाड़ों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। इस अद्वितीय सौंदर्य से, जिस सौंदर्य की कोई किसी दूसरे से तुलना ना की जाए, सबसे अलग अनोखा सौंदर्य हो, ऐसे सौंदर्य से बिल्कुल निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें, यानी उस सौंदर्य में डूबने के लिए तो सैलानी आ रहे हैं, वहां यात्री आ रहे हैं, जो लोग मतलब अपनी, जिन लोगों के पास में पैसा है, जो लोग अपनी दिनचर्या अच्छे से चला रहे हैं, जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, वो लोग वहां उन वादियों में वो उन खूबसूरत नजारों को, उन लम्हों को जीने के लिए वहां आ रहे हैं। लेकिन जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें वहां पहाड़ों पर कार्य करना पड़ता है, दिन रात खपना पड़ता है, अपने पेट को भरने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करना पड़ता है। तो उन लोगों को उन खूबसूरत नज़ारों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस तरह से वो अपना कार्य, सिर्फ कार्य करने में ही अपना ध्यान लगाते रहते हैं। गुदे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, इस प्रकार उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही, जो काया होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही नाजुक होती है। यदि हम उन्हें देखेंगे तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह इस कार्य को, इस दुस्साध्य कार्य को नहीं कर सकती हैं,
लेकिन फिर भी वो दिन रात अपने हाथों में कुदाल लेकर और हथौड़ा लेकर के उन बड़े बड़े पत्थरों को, उन पहाड़ों को तोड़ती रहती हैं और निरंतर अथक परिश्रम करती रहती हैं। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको होती है एक बड़ी टोकरी। इसमें आगे भी आएगा एक शब्द बोको, जो कि मतलब एक परिधान होता है, एक वस्त्र होता है बोको, जिसे ये ओढ़ती हैं। तो इन दोनों के लिए पूछ लिया जाता है कि ये दोनों क्या हैं और इनके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ बताया गया है, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, ऐसे बेल्ट बनी रहती है और उसमें उस डोको के अंदर एक बास्केट रहती है इस तरह से लंबे आकार में। तो उसमें ये लोग अपने बच्चों को रख लेती हैं, खाने पीने का सामान भी रख लेती हैं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उन बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ता है, अपने साथ ही रखना पड़ता है, तो काम भी करती रहती हैं और बच्चे भी डोकों में बंधे रहते हैं। तो इस तरह से कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, कुछ उसी कुदाल को और हथौड़े को भरपूर ताकत के साथ में जमीन पर मार रही थी। तो जैसे ही लेखिका ने ये सब कुछ देखा तो देखो फिर आगे क्या होता है। उसने सोचा, इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। लेखिका कह रही है कि एक तरफ स्वर्गनुमा यानी धरती पर स्वर्ग बिछा हुआ है, एक तरफ स्वर्गनुमा ये खूबसूरत वादियां, ये खूबसूरत फूल, ये खूबसूरत नज़ारे, ये खूबसूरत झरने, ये खूबसूरत पहाड़, पर्वत, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन इन्हीं सारी चीजों में इन चीजों का आनंद ना उठा करके अपनी गरीबी से जूझते हुए, अपनी दैन्यता यानी गरीबी, अपनी दैन्यता यानी गरीबी से जूझते हुए अपने पेट का, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हुए ये मजदूर जिंदा रहने के लिए दिन रात ये जंग कर रहे हैं, अर्थात अपना जीवन मौत के खामोश वादी की तरफ पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है कि किस समय, कब और किस क्षण हमारी मौत आने वाली है। क्योंकि पहाड़ इतने भयावह होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि कभी भी कोई भी चट्टान ऊपर से नीचे गिर सकती है, कभी भी ये पत्थर काट रहे हैं, छांट रहे हैं तो कोई पत्थर पर से इनका पैर भी स्लिप हो सकता है, यानी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि टोटल इलाके जो हैं वो पहाड़ी इलाके हैं, हम रास्ते को चौड़ा कर रहे हैं, इसी में चौड़ा करते करते हमें नहीं ध्यान रहे, स्लिप हो जाए हमारा पैर तो नीचे चले जाएंगे और सीधा जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश है। यानी कहने के लिए ये है कि बचने के कोई भी कहीं तक कुछ भी आसार नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर बोली है कि इतने खूबसूरत लम्हों का ये मजा ना लेकर के दिन रात ये अपने जीवन को जीने के लिए जंग करते रहते हैं और अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए तैयारी करते रहते हैं। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, एक तरफ माता के कर्तव्यों को पूरा करती हुई ये औरतें अपने बच्चों को अपने साथ अपनी डोकों के अंदर बांध कर रखती हैं और हर वक्त किस समय उन्हें खिलाना है, किस समय उन्हें पिलाना है या किस समय बच्चे को सुलाना है, ये सारी चीजों का वो ध्यान रखती है। तो मातृत्व काम भी वह अपना पूरा फर्ज भी वह पूरा निभा रही है और एक तरफ श्रम साधना, कठोर परिश्रम, अथक परिश्रम भी करके वह अपने जीवन को यापन कर रही है। आगे देखिए, वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान के कर्मचारी से पूछा मैंने, यानी लेखिका जो थी उन्होंने बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, ये इतनी मतलब औरत बहुत नाजुक नजर आ रही है, औरत एक बहुत कोमल काया औरत होती है, तो वो ये इतना कठोर परिश्रम जिस दुस्साधित कार्य को करने में पुरुष के भी पसीने छूट जाते हैं, वो ये अथक परिश्रम कर रही हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह के कार्य को क्यों कर रही हैं। तो जैसे ही मैडम ने ये पूछा, वैसे ही उसने चुहलबाजी के अंदाज में, चुहलबाजी होता है हंसी मजाक,
तो चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि यानी एक, जैसे अपन कहते हैं ना कि टोन मारता हुआ, कि वो इस बड़े अंदाज से पूछ रही है और वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए जो कार्य, मतलब वो सोच रहा है अपने मन में कि तुम्हारे लिए जो कार्य किया जा रहा है उसकी तुम्हें ही खबर नहीं है। तो वो थोड़ा टेढ़ी मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए बोला चुहलबाजी के अंदाज में कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं मैडम, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा कर रही हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे घुमक्कड़ी स्वभाव के लोग, हम जैसे यायावरी लोग, हम जैसे यात्री भ्रमण करने के लिए या सैलानी भ्रमण करने के लिए जब ऐसे तीर्थ स्थलों पर या ऐसे पहाड़ी प्रदेशों में या ऐसी जगहों पर जब हम जाते हैं तो उन रास्तों, वो बहुत कठोर ऐसे रास्ते होते हैं कि जहां से गुजरने में हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। तो उन्हीं रास्तों को सीधा करने का, सपाट करने का कार्य दिन रात ये पहाड़ने कर रही हैं। अर्थात तुम इस सफर का आनंद ले रहे हो, तुम इस प्रकृति का आनंद ले रहे हो और ये पहाड़ने जो है वो अथक परिश्रम करके इन रास्तों को चौड़ा कर रही हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे किस तरह से वह उस कार्य को करती है और कैसे वो रास्ते बनाए जाते हैं, इसमें अब आगे का टॉपिक जो है वो ये आएगा। अब मैं इसके आगे का कल पढ़ूंगी।